स्पेंसर की बात करते हैं। चलिए, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म हुआ था इंग्लैंड के डर्बी में 1820 में 27 अप्रैल। बहुत जरूरी नहीं है इसलिए बता रही हूँ, कंपटीशन में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले अपनी फर्स्ट प्रिंसिपल एक किताब लिखी थी, फर्स्ट प्रिंसिपल, और एक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। उसमें आपने उद्विकास के सिद्धांत को बताया। सबसे पहले अगर हम उद्विकास की बात करें, यहाँ से उद्विकास की सबसे पहले बात की थी चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने बात की, अगर हम मैं बात कर रही हूँ उद्विकास की, इवोल्यूशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। उद्विकास की बात सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक किताब थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि 1859 में उन्होंने लिखी थी, और उन्होंने बात की थी प्राणी शास्त्रीय उद्विकास की। प्राणी शास्त्रीय उद्विकास, देखिए बहुत ध्यान से समझना, उद्विकास का कहीं ना कहीं साइंटिफिक लॉजिक है। देखिए, जब उद्विकास की बात सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने की थी, उन्होंने कहा था प्राणी शास्त्रीय उद्विकास की इस पृथ्वी पर हम जितने भी जीवों को देख रहे हैं उनका विकास हुआ है, और विकास नहीं, उन्होंने कहा था उनका प्राणी शास्त्रीय उद्विकास हुआ है। प्राणी शास्त्रीय उद्विकास किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना। किसी भी जीव का जब सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है, सरलता से जटिलता की ओर उसका विकास होता है, और उसके जो विभिन्न अंग होते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगी मैं। जैसे अगर हम एक बच्चे के शिशु की बात करें, तो सबसे पहले शिशु जो बनता है भ्रूण से बनता है। भ्रूण मतलब एक सेल से। आप सभी जानते हैं माता के गर्भ में जब शिशु का आगमन होता है तो एक सेल या एक इकाई से होता है ना, भ्रूण उसको बोलते हैं। उस सेल या इकाई में ना तो आंख, नाक, कान कुछ भी नहीं होते, ठीक है। वो तो एक सेल के रूप में एक हार्ट बीट होती है, उसके अंदर धीरे 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 उसका विकास होता है। हमें पता है अक्सर बच्चा माता के गर्भ में कब तक विकसित होता है, कितना टाइम पीरियड मानते हैं वो? 9 मंथ का, 9 माह का। और उस 9 मंथ को भी हमारे साइंस ने क्या, ये तो हमें सभी को पता है, क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज हमें सोनोग्राफी के जरिए उसकी पूरी प्रक्रिया को हमारे सामने ला खड़ा कर दिया है। लेकिन हम सब जानते हैं 9 माह में होता है। सबसे पहले जब भ्रूण आता है, उसके अंदर एक हार्ट बीट होती है। धीरे धीरे सप्ताह के अनुसार उसके विभिन्न अंग जो होते हैं स्पष्ट होते जाते हैं, जैसे आंख, नाक, कान। धीरे धीरे बच्चे का हमने सुना है अक्सर 7वें माह में माता को अच्छी शक्तिवर्धक चीजें दी जाती है, इसलिए दी जाती है उसमें बच्चे का मस्तिष्क विकसित होता है, मस्तिष्क विकसित होते हैं, हाथ पैर का आकार जो होता है वो आकार विकसित होता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं, चार्ल्स डार्विन बात करते हैं प्राणी शास्त्रीय उद्विकास की। प्राणी शास्त्रीय उद्विकास का मतलब जीव या जीवों का सरलता से जटिलता की ओर बदलाव। देखिए, एक सेल का होना, एक इकाई का होना बहुत सरल सी बात है, लेकिन वो ही जब धीरे धीरे अपना आकार ले लेगा तो क्या होगा, उसके आकार में बदलाव आएगा। बदलाव कैसे आएंगे, विभिन्न अंग स्पष्ट होंगे, अंगों का स्वरूप स्पष्ट होगा, आंख, नाक, कान, गला। कई बार हम देखते हैं कुछ बच्चे शारीरिक तौर पर बचपन से ही मंदबुद्धि, अपंग, ये इस तरह के होते हैं। हमने कई बार सुना है माता जब गर्भ के समय कहीं गिर पड़ी तो अंदरूनी चोट उसके बच्चे को लगी, तो बच्चे के लगने से उसके मानसिक या शारीरिक विकार हो जाते हैं। कहने का मतलब आप समझिए। देखिए, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास का मतलब कि जब कोई भी जीव की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति में उसका सरल रूप धीरे धीरे जटिल रूप धारण कर लेता है, और उसका रीजन है, वो धारण किस लिए करता है, क्योंकि उसके अंग स्पष्ट हो जाते हैं, प्रत्येक अंगों का कार्य स्पष्ट हो जाता है। देखिए, अगर हम बात करें, आंख देखने का कार्य करती है, कान सुनने का, मुंह खाने का और बोलने का कार्य करता है, तो सब सारे अंग स्पष्ट होते हैं, उनका कार्य का निर्धारण हो जाता है। इसको एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। हम प्रारंभ में जब जीव की उत्पत्ति हुई, हमें ये बताया गया कि मनुष्य जो है बंदर के रूप में पृथ्वी पर आया। सुना था हमने, है ना, होमो सैपियंस।
सैपियंस करके उसका साइंटिफिक नेम भी हमें बताया गया कि इस रूप में मनुष्य पृथ्वी पर आया। पहले वो बंदरों की तरह चलता था, लंबे लंबे शरीर पे बाल थे, बिल्कुल उसकी हूबहू आकृति वैसी ही बताई गई। लेकिन समय अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार धीरे धीरे उसके विभिन्न अंग क्या हुए, जो जिनकी जरूरत नहीं थी वो अंग विलुप्त होते गए, जिनकी जरूरत ज्यादा थी वो अंग स्पष्ट हुए, यानी उसके जटिल सरल रूप ने धीरे धीरे जटिल रूप धारण कर लिया। और यही नहीं, यही अगर हम और जीवों की बात करें, उत्तरजीविता इसको बोला जाता है कि बहुत सारे जीव ऐसे थे जिनके ऐसे ऐसे अंग थे जो समय के अनुसार, उनके जीवित रहने के अनुसार वो अंग स्पष्ट होते गए, बदलते गए। जैसे मछलियां थी, मछलियों के कान पहले बहुत बड़े होते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके फेफड़े और उनके जो ये अंग थे समय अनुसार, जरूरत के अनुसार, जिनकी जरूरत ज्यादा थी वो पनपते गए, जिनकी जरूरत नहीं थी वो समय अनुसार विलुप्त होते गए। जैसे एक और एग्जाम्पल है बीज, किसी भी चीज का अगर हम बीज देखते हैं, कोई भी सरल और सादा होता है बीज, सीड, ठीक है, अगर उसी सीड को हम एक डिब्बे में बंद करके रख दें तो वो सीड सालों भर साल वैसे ही रहेगा, मानोगे मेरी बात? इवन गेहूं है, चावल है, अगर अनाज हम देखें तो अनाज हम दालें हैं, उनको हम डब्बे में बंद करके सालों तक रख सकते हैं, ठीक है, अगर सुखा के। लेकिन अगर वहीं पे हम एक उस सीड को मिट्टी में दबा दें या पानी में भिगा दें, दालों को ही देख लीजिए आप, बहुत सारी राजमा, चना, लोबिया, हम पानी में उगा देंगे, पानी में डालेंगे, 2-3 दिन बाद हम उसे रख देंगे तो वो अंकुरित होने लगते हैं। तो बीज की अवस्था भी सरल और सादी होती है, लेकिन उसी बीज को जब हम मिट्टी में डाल देते हैं, मिट्टी में डालने के बाद वो जर्मिनेट हो जाता है, मतलब वो अंकुरित होता है। प्रारंभ में उसका स्वरूप कैसा था? सरल और सादा। बीज का स्वरूप कैसा था? सरल और सादा। लेकिन उसी बीज को जब हमने मिट्टी में डाल दिया, उसका सरल रूप धीरे धीरे जटिल रूप में बदलने लगा। कैसे? धीरे धीरे पौधा अंकुरित होगा, अंकुरित होकर उसके विभिन्न अंग जो होंगे, तना, पत्तियां, ये सब स्पष्ट होते हैं। नीचे नीचे वो जड़ों को उतनी गहराई से पकड़ता जाता है। फिर उसके अंदर फूल लगते हैं, फूल से फल बनते हैं, फल से पुनः बीज बनते हैं। तो कहने का मतलब बीज की जो सरल और सादी अवस्था थी, धीरे धीरे उसने सरल अवस्था से क्या लिया? जटिल रूप धारण कर लिया। समझ में आया प्राणी शास्त्रीय उद्विकास? और इसको मेंशन भी करना है अपने, अगर आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहेंगे, एक बेहतरीन उत्तर, ये एक अच्छा आंसर तभी लिख पाएंगे जब आप वास्तव में उद्विकास के बारे में जान पाए। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं पैराग्राफ में कि किस प्रकार से पहले प्राणी शास्त्रीय उद्विकास की बात की, चाहे वो मनुष्य से, जीव जंतु से, या फिर पेड़ पौधे, वनस्पतियों से। ठीक है, ये तो हो गई अब प्राणी शास्त्रीय उद्विकास की बात। अब हम बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के उद्विकास के सिद्धांत की। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने जब उद्विकास का सिद्धांत दिया तो अपने कुछ, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, कुछ बातों को बताया। जैसे हमारा जो ये भौतिक जगत या दृश्य जगत है, पूरा जगत, विश्व, भौतिक जगत क्यों बोला इन्होंने? भौतिक मतलब मैटेरियलिस्टिक, है ना, और दृश्य जगत जैसे हम देखते हैं, ये पूरा मतलब जो आज एट प्रेजेंट टाइम में ये पूरा विश्व है, ये पदार्थ और शक्ति के सम्मिलन से बना है। ध्यान से समझना, पदार्थ और शक्ति। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि उद्विकास जो होता है, उन्होंने उद्विकास की बात तो की है, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की बात की है। सामाजिक। चार्ल्स डार्विन ने किसकी बात की थी? प्राणी शास्त्रीय उद्विकास की बात की थी। ध्यान रखना इस बात का, ये क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हुए हैं। जहां चार्ल्स डार्विन बात करता है प्राणी शास्त्रीय उद्विकास की, हर्बर्ट स्पेंसर बात करता है सामाजिक उद्विकास की, समाज के उद्विकास की। कई बार नेट वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं सामाजिक उद्विकास, कंफ्यूजन करने के लिए तुम्हें ऑप्शन देंगे कि उद्विकास की या सामाजिक उद्विकास की या प्राणी शास्त्रीय उद्विकास की बात कौन करता है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं सामाजिक उद्विकास की।
और सामाजिक उद्विकास को अपने आपने सबसे पहले परिभाषित करते हुए क्या कहा है? उन्होंने कहा है संपूर्ण जगत, जितनी भी ये पृथ्वी है, जितने भी मनुष्य हैं, कितनी भी तुम्हें धरा दिखाई दे रही है, ये पदार्थ और शक्ति के सम्मिलन से बना है। पदार्थ मतलब मैटर। अगर हम बात करें जितने भी मटेरियल्स हैं, अगर मैं बात करूं एरोप्लेन, एरोप्लेन किससे बना है? लोहे से, है ना? लेकिन वो उड़ता कैसे है? पावर से, ईंधन से। ध्यान से समझने की कोशिश करो मेरी बात। कोई भी चीज है, इवन में मनुष्य है, हमारा जो शरीर बना है वो हड्डियों का ढांचा, विभिन्न कोशिकाओं, मांसपेशियों, इनके सम्मिलन से बना है। लेकिन जो हमारा शरीर चलता है वो एक शक्ति से चलता है, शक्ति, पावर। हम कहते हैं आज तो हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, एनर्जी आई, ठीक है। ऐसे कई बार पेशेंट्स को हम ग्लूकोज देते हैं जिससे उसके अंदर एनर्जी आए और उसका शरीर काम करने लगे। इसी तरह हम विभिन्न वस्तुओं की बात करते हैं। अगर मैं कहने लगूं ये पंखा बना है मशीन से, लोहे से के ढांचे से पंखा बना है, लेकिन इस पंखा चलेगा कब? शक्ति से, पावर से। जब इसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिलेगी उससे चलेगा। तो वास्तव में हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की बात की है। उसने कहा है संपूर्ण जगत या भौतिक जगत या दृश्य जगत, कुछ भी कहो उसको, ये पदार्थ और शक्ति के सम्मिलन से बना है। उन्होंने कहा है शक्ति शाश्वत होती है, शक्ति शाश्वत होती है। ध्यान रखना इस बात को। उन्होंने 3 पॉइंट्स की बात की है। उन्होंने इसमें 3 पॉइंट्स की बात की है। सबसे पहले पदार्थ का विनाश नहीं होता, दूसरा शक्ति शाश्वत होती है। शाश्वत किसे कहते हैं? जो कभी खत्म नहीं होती। प्रत्येक वस्तु में गति होती है। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं पदार्थ का विनाश नहीं होता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। कभी भी किसी पदार्थ का विनाश नहीं होता। मैं कहने लगूं कि एरोप्लेन की अभी हमने बात की थी, अभी तुम्हें एग्जांपल देते समय मैंने एरोप्लेन की बात की थी। मैंने कहा कि एरोप्लेन लोहे से बना है और वो पावर से, ईंधन से चलता है। लेकिन वही एरोप्लेन यदि क्रैश हो जाए तो क्या होगा? आग लग जाएगी। आग लगने के बाद देखिए पदार्थ का विनाश नहीं होता, ठीक है, उसका स्वरूप भले ही बदल जाता है, पदार्थ का स्वरूप बदल जाता है। उसको विनाश होने के बाद कई बार क्या होता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कारें हैं, कारें अस्तित्व में नहीं है, एरोप्लेन, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मटेरियल्स को रीयूज किया जाता है, गला के। जैसे अगर लकड़ी है, लकड़ी जलने के बाद कोयला बन जाती है, कोयला जलने के बाद राख बन जाती है, स्वरूप बदल जाता है उसका। तो पदार्थ का कभी भी विनाश नहीं होता, हाँ उसका स्वरूप बदल सकता है। तो पदार्थ का कभी विनाश नहीं होता। शक्ति शाश्वत होती है। शक्ति हमेशा क्या होती है? शाश्वत होती है, स्थायी होती है। शक्ति कभी खत्म नहीं होती। हाँ, इसका भी स्वरूप बदल सकता है। तुम्हारे दिमाग में आए शक्ति है, शक्ति जैसे विद्युत है, विद्युत खत्म हो जाती है, लेकिन खत्म इन द सेंस वो हमेशा के लिए उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। किसी ना किसी रूप में हम और जगह से उसको प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैटरी से चलने वाली रिक्शा है, उसकी बैटरी खत्म हो गई, अब उसका अस्तित्व थोड़ी ना समाप्त हुआ, उसे हम कहीं से रिचार्ज करके दोबारा यूज कर सकते हैं। तो शक्ति शाश्वत होती है, प्रत्येक जीव और वस्तु में गति होती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो हमारी संपूर्ण धरा है, संपूर्ण जितना जगत है, उसमें जो शक्ति होती है, पदार्थ होता है और प्रत्येक वस्तु में गति होती है। उन्होंने इसको एक डेफिनेशन से बताया, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, मतलब मैं बता दे रही हूँ, आपको मिल जाएगी नोट्स में। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि जो हमारी शक्ति होती है और पदार्थ होता है, ये अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है।
इसी के अनुसार संपूर्ण जगत का अस्तित्व सामने आया। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी, वैसे आप समझ नहीं पाओगे। उन्होंने कुछ इस तरीके से बात की है कि पदार्थ या शक्ति अनिश्चित, असंबद्ध समानता, अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता, अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। कौन? पदार्थ या शक्ति का स्वरूप अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। इसको मैं आपको हर्बर्ट स्पेंसर के समाज के उद्विकास के बारे में और अच्छे से डिफाइन करते हुए बताऊंगी। देखिए, समाज का उद्विकास मतलब हमारी सोसाइटी का उद्विकास। जैसे उन्होंने प्राणी शास्त्रीय उद्विकास में मनुष्य के, जीव जंतु के उद्विकास की बात की थी, तो ये सोसाइटी के उद्विकास की बात करता है। सोसाइटी मतलब हमारा समाज जिसमें हम रहते हैं। उन्होंने कहा था इसका प्रारंभिक स्वरूप क्या था? बहुत सरल और सादा था। ना तो परिवार, विवाह, नातेदारी कुछ भी नहीं था। मनुष्य जंगलों में रहता था, घुमंतु जीवन यापन करता था। ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप लिखना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि प्रारंभ में मनुष्य जंगलों में रहता था। ना गांव होते थे, ना नगर होते थे, कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। परिवार, विवाह, नातेदारी कुछ भी नहीं था। जंगलों में रहता था, जंगली जानवर मार के खा लेता था। एक स्थान पे दूसरे स्थान पर बंदर जैसे होते हैं ना, वो भ्रमण करता रहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? मनुष्य का जो प्रारंभिक समाज का स्वरूप था वो क्या था? सरल और सादा। प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? सरल और सादा। सरल और सादा इसलिए था क्योंकि वो अवस्था थी अनिश्चित असंबद्ध समानता। अनिश्चित कहते हैं जिनकी कोई निश्चितता नहीं है, असंबद्ध नहीं है, लेकिन हाँ समानता थी उसमें। धीरे धीरे क्या हुआ? उस सरल और सादा रूप धीरे धीरे क्या हुआ? उसके रूप में बदलाव आया। जैसे मनुष्य ने देखा कि अगर हम खेती करेंगे, उसने खेती करना सीखा, पशुपालन सीखा, तो उन्होंने एक स्थान पर खेती करके अनाज उगाया, तो उन्होंने सहूलियत सी लगी कि अरे ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम इधर उधर घूमते रहते थे। एक स्थान पर उन्होंने बसना शुरू किया। फिर मनुष्य में परिवार अस्तित्व में आया। उन्होंने देखा कि घर में फैमिली होते हैं, अपने परिवार के सदस्य होते हैं, तो काम में भी मदद मिलती है, एकजुटता रहती है, तो परिवार अस्तित्व में आया। स्थायी निवास की प्रवृत्ति पनपी। स्थायी निवास मतलब एक ही स्थान पर रहना। ध्यान से समझना, पहले सरल और सादा था, इधर उधर घुमंतु जीवन यापन करता था। समाज की व्यवस्था थी अनिश्चित असंबद्ध समानता की। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य के अनुभव, विचार और ज्ञान इसमें वृद्धि हुई और उसको अकल, जिसे कहते हैं ना, अकल आना या समझ आना कि अरे स्थायी निवास मतलब एक स्थान पर निवास करने के फायदे हैं। उसने घर बनाया क्योंकि उससे वो बारिश से भी बच सकता था, धूप पे भी बच सकता था, जंगली जानवर के हमलों से बच सकता था। खेती करना सीखा, पशुपालन करना सीखा। फिर परिवार अस्तित्व में आया। धीरे धीरे उसके अनुभव, ज्ञान और विचार में वृद्धि हुई, तो उसे अक्षर का ज्ञान हुआ। उसने पढ़ना लिखना सीखा। विवाह जैसी संस्थाओं का जन्म हुआ। विवाह के साथ साथ जब मनुष्य थोड़े ग्रुप में रहने लगा, कबीले अस्तित्व में आए। पहले कोई गांव या नगर नहीं हुआ करते थे, तब उनके जब वो झुंड में, झुंडी तो कहेंगे से, जब वो झुंड में रहते थे तो उससे क्या हुआ? कबीले अस्तित्व में आए। कबीलों से धीरे 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 उनका विस्तार हुआ, गांव में बदला, गांव नगर में बदले, नगर महानगर में बदला। तो वो अवस्था कहाँ आती गई? निश्चित संबंध भिन्नता। इसको मैं भी एक एग्जांपल से समझाऊंगी तुम्हें। देखो, पहले जो व्यक्ति के अनिश्चित असंबद्ध समानता, मैंने कहा सोसाइटी थी, सोसाइटी का स्वरूप सरल और सादा था। मनुष्य घर में ही सारे मतलब बंदरों की तरह घुमंतु जीवन यापन करता था। ठीक है, एक दूसरे को जानवर मार के खा लिया, पेड़ों पे जी लिए, बारिश आई तो पत्तों की छांव में रह गए, तो कुछ जीते थे, कुछ नहीं जीते थे। बहुत कठिन अवस्था थी। धीरे धीरे उसमें स्थायी निवास पनपा, तो उन्होंने देखा घर में, परिवार में कार्य हो जाते हैं। छोटे बच्चे घर का कार्य कर लेते हैं, बड़े बुजुर्ग बाहर का कार्य कर लेते हैं, महिलाएं कार्य में हाथ बटा देती है, यानी कार्यों का विभाजन होना शुरू हुआ। ध्यान से समझना मेरी। फिर धीरे धीरे जब पूरा समाज का ये अवस्था आई निश्चित संबद्ध भिन्नता की, गांव, नगर, धर्म,
प्रशासन ये अस्तित्व में आया तो सबके कार्यों का विभाजन हो गया। यानी ये सरल अवस्था से, सबसे बड़ी बात उद्विकास में सरल अवस्था से जटिल अवस्था की ओर परिवर्तन होता है। सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन को ही तो उद्विकास बोलते हैं। तो सरलता से जटिलता की ओर बदलाव आया। प्रारंभिक स्वरूप बिल्कुल सरल था, प्रारंभिक स्वरूप समाज का बिल्कुल सरल था, कोई भी कार्य का विभाजन नहीं था, सब लोग सब अपने कार्य करते थे। लेकिन आज अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, यह एक जटिल समाज कहा जाता है और इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है जटिल समाज कहने का, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कार्यों का विभाजन हो गया। धार्मिक संस्थाएं धार्मिक कार्यों का प्रबंध करती हैं, राजनीतिक संस्थाएं राजनीति का प्रबंध, शिक्षण संस्थाएं शिक्षा देती हैं। पहले शिक्षा कौन देता था? घर पे माता पिता देते थे, हम कहीं भी बाहर नहीं जाते थे। लेकिन आज शिक्षण संस्थाएं भी, इसमें भी कितने स्पष्ट विभाजन हुए हैं। आज आप किस चीज की पढ़ाई करना चाहते हैं? इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, टीचर बनना चाहते हैं, आप एक नर्स बनना चाहती हैं, आप एक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। तो मतलब इतनी जटिलता समाज में आ गई। अंग बिल्कुल स्पष्ट निश्चित हो गए, संबद्ध हो गए, लेकिन उनमें भिन्नता आ गई। भिन्नता किस लिए आ गई? जो मैंने अभी आप एग्जाम्पल दिया है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, यदि आपके पास कान में कुछ आपको परेशानी है, दिल की बीमारी है आपको, तो किस डॉक्टर के पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि आपको हार्ट की बीमारी है। न्यूरोसर्जन के पास जब आपको मस्तिष्क, यानी भिन्नता आ गई समाज में। समाज का स्वरूप जो सरल और सादा था, उसके स्पष्ट कार्यों का विभाजन हुआ और उसमें भिन्नता का समावेश हुआ। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं इसी प्रकार हमारी सोसाइटी का उद्विकास हुआ है। उद्विकास कहते हैं सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन, सरलता से जटिलता की ओर बदलाव। जैसे चार्ल्स डार्विन ने बताया था प्राणीशास्त्रीय उद्विकास, जीवों की उत्पत्ति, कि उनका सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन होता है। ठीक इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की बात की है कि समाज का विकास जो होता है उद्विकास होता है और वो सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। और उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में अपने एग्जाम्पल से बताया कि हमारा जो प्रारंभिक समाज था सरल और सादा था, उसकी अवस्था थी अनिश्चित, असंबद्ध, समानता की। लेकिन वो सरल और सादा समाज निश्चित, संबद्ध, भिन्नता में बदल गया है और धीरे धीरे सरल समाज ने किस समाज का रूप धारण कर लिया है? जटिलता का। ये था हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकास का